प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पंजाब इस वक्त सैलाब की जद में है। वो इलाके जो रावी के किनारे पर हैं, वो शहर जो सतलुज और चनाब के करीब बसते हैं, वो सब इस वक्त रिस्क जोन है। वार्निंग जारी कर दी गई है। बताया गया है कि जहां जहां पर इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है या पानी की सतह बुलंद है, वहां के लोग अपनी जगह छोड़ दें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। कई जगहों पर फसलें तबाह हो गई हैं। कई जगहों पर जो रिहायशी इलाके हैं वो मुतासर हुए हैं। ख़ास तौर पर रावी में चूंकि 38 साल के बाद इतना पानी आया है, तो रावी के करीब बसने वाले जो शहर हैं, शकरगढ़ बहुत मुतासर है, नारोवाल बहुत मुतासर है। इसके अलावा सियालकोट की इस वक्त काफ़ी मखदूश सूरत हाल है, और करतारपुर साहब जो है वहाँ पर भी पानी आया हुआ है। तो ये कुछ विजुअल्स तो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी अपनी देख रहे हैं, जिसमें ये करतारपुर साहब के विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। और सड़कें डूबी हुई हैं, कई शहरी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। ये सब कैसे हुआ है? एहसान इकबाल साहब कहते हैं कि जी इंडिया ने पानी जमा करके छोड़ दिया है। आगे जाके हम इस पर बात करेंगे कि इंडिया क्या वाकई ऐसा कर रहा है, और अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और क्या वाकई ये उसने इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। फिर इसका एक पहलू यह है कि हमारी तैयारी कितनी थी। पंजाब हुकूमत यह दावा करती है कि वो पहले से तैयार थी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए। इस वक्त कहाँ कहाँ पर इमदादी टीमें मौजूद हैं, पाक फौज के जवान और उनकी मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर लगी हुई हैं। लेकिन ये विजुअल्स हमें बता रहे हैं कि खुदा न खास्ता सूरत हाल अगले 2-4 दिन में ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि कई जगहों पर जहां हाई अलर्ट किया गया है, गांव देहात खाली करने का कहा गया है, वहां पर इस वक्त जो है वो लोग अपनी इनखला के अमल से गुजर रहे हैं। इसी तरह मैं एक और शहर का नाम लेना भूल गया, कसूर जो है वहां पर भी इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। तो एक तो हम ज़रा देख लेते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में हालत इस वक्त है क्या, और मुख्तलिफ इलाकों में। चन्योट में फिर झंग की सूरत हाल, जहाँ पर 18,000 का बंद है, वो पिछले सैलाब में भी पहले भी तोड़ दिया गया था। इस मरतबा भी खदशा जाहिर किया गया है कि वो बंद तोड़ना पड़ेगा। कई जगहों पर हेड्स को बचाने के लिए उससे पहले शिगाफ डालना पड़ रहा है। तो ये सब ये कितना नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए, आवाम के लिए, शहरों के लिए और उनकी फसलों के लिए, और शहरियों की फसलों के लिए। तो इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले कसूर से हमारे नुमाइंदे तनवीर शाहिद साहब मौजूद हैं, 92 के नुमाइंदे, उनसे बात कर लेंगे। फिर मेरे साथ मरियम शबीर साहबा मौजूद हैं, माहिर हैं मौसमियाती उमूर की, और डॉक्टर हसन अब्बास साहब मौजूद हैं, आप भी उमूर के माहिर हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद, मरियम साहब आपको भी खुश आमदीद। तनवीर शाहिद साहब से मैं शुरू करता हूँ, और फिर हम प्रोग्राम में ज़रा बाकी शहरों का भी एक चक्कर लगाएंगे, ख़ासतौर पर सियालकोट का, चन्योट में क्या हो रहा है, और बाकी जगहों पर सूरत हाल क्या है, नारोवाल में कैसी सूरत हाल है। तनवीर शाहिद साहब ज़रा कसूर में बताइएगा इस वक्त क्या हालात हैं। कसूर के अगर हालात की बात की जाए तो हालात तो जो है सतलुज के इस वक्त खराब है। बिफरता हुआ सतलुज जो है वो इस वक्त 2,61,000 से 66,000 क्यूसेक तक जो है वो पहुंच चुका है। 1988 में जो सैलाब आया था उससे जो है अभी हम जो है वो चंद हजार क्यूसेक पीछे हैं। अगर वैसा पानी आता है तो मजीद जो है वो तबाही आएगी। इंतजामिया ये अलर्ट जारी कर चुकी है कि मजीद जो है वो आइंदा चंद दिनों में पानी आएगा। जो यहाँ मैं असद भाई आपको एक बात बताऊं कि 72 देहात ऐसे हैं जो मब्बू के सैजरा यूनियन काउंसिल से शुरू होते हैं और कंगनपुर तहसील चूनिया तक जो है ये दरिया जाता है। 72 देहात की तमाम फसलें जो हैं फ्रंट पे हैं, वो तबाह हो चुकी हैं। उनके जो है वो सैकड़ों एकड़ रकबा जो है वो तबाह हो चुका है, और 30 से 36 देहात ऐसे हैं जिनके अंदर पानी दाखिल हो चुका है, जिनका जमीनी रास्ता जो है वो मुंतका है। मैं अप स्ट्रीम पर जो है वो तलवार पोस्ट पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो है वो तलवार पोस्ट पर कैंप भी इंतजामिया ने लगाए हुए हैं। रेस्क्यू का जो अमला है पुलिस के जवानों के साथ, पाक फौज का अमला जो है वो, रेंजर का अमला जो है वो यहाँ तैनात और इमदादी सरगर्मियां किए हुए है। मगर यहाँ से तलवार पोस्ट से आगे से जो रास्ता है वो बिल्कुल कटा हुआ है। यहाँ 144 का भी नफाज किया गया है कि लोग यहाँ से जा नहीं सकते, उनका इनखला जो है वो किया जा रहा है। मगर एक बात जो है वो अहम ये है कि आज तक जो है वो सतलुज में जो पानी आता है उसके लिए कोई इंतजामात की बात अगर की जाए तो कहीं भी जो है वो कोई बंद नहीं बांधा गया, नोचे नहीं बनाई गई। बिकीविन मेरे राइट साइड पे है। ये बताएं कि ये आप 72 देहात का आप कह रहे हैं ना,
जी तनवीर साहब, आप कह रहे हैं कि 72 देहात तबाह हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और कई देहात में पानी दाखिल हो चुका है। ये कौन कौन से ज्यादा मुतासिर देहात हैं और कौन कौन सी फसलें मुतासिर हो रही हैं? इस वक्त कौन सी फसल तैयार खड़ी है? जी बिल्कुल, जो अप स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो जो गंडा सिंह वाला जो हेड है उसकी अप स्ट्रीम पर जितने गांव हैं यूनियन काउंसिल सहजगा मुकम्मल तौर पर जो है वो उसकी फसलें तबाह हैं। उनके कई देहात के अंदर जो है वो 5 से 7 फीट जो का वो पानी है। फसल जो है वो सबसे अहम जो फसल है वो मकई की फसल यहाँ जो है वो काश्त होती थी, वो बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुकी है। उसके बाद जो है वो तिल की फसल है, उसके बाद जो है वो धान की फसल जो है धान की फसल बिल्कुल जो है वो तैयार फसल थी। 1 माह बाद जो है उसकी कटाई होनी थी। कई 100 एकड़ पर जो है वो धान की फसल का जो है वो नुकसान हुआ है। इसका मतलब यह है कि चावल की कीमत जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये नुकसान जो है वो आइंदा 5 साल तक भी पूरा नहीं किया जा सकेगा, जो नुकसान इस वक्त तो हो चुका है। क्योंकि 72 धात जो है वो उसका चावल की चलें वो तो कीमत बढ़ना तो एक बात की बात है, लेकिन इस वक्त जो मुआशी तौर पर नुकसान किसानों का हो रहा है वो भी बड़ा तकलीफदेह है। और इसी तरह से जनूबी पंजाब में कपास की फसल तैयार खड़ी है, जो कि बहुत, और पिछले सैलाब में भी 2022 में जो सैलाब आया था उसमें भी कपास की फसल बहुत तबाह हो गई थी। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो किसानों पे भी पड़ता है और फिर पाकिस्तान की मईशत पर और एग्रीकल्चर की जीडीपी पे भी। लेकिन हामिद कालू साहब हमारे साथ मौजूद है, सियालकोट से हामिद रजा कालू 92 के नुमाइंदे हैं। हामिद साहब, आप कहाँ पर हैं? और सियालकोट की आज बहुत वीडियोज चलती रही कि सियालकोट में कुछ शहरी इलाकों में पानी दाखिल हुआ है, समड़ियाल मुतासिर हुआ है। 38 साल के बाद हमने सुना है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 38 साल के बाद इतना बड़ा सैलाब आया है। करतारपुर की में भी हमने देखा कि पानी अंदर घुस गया है। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है सियालकोट और इसके रीजन में? मैं पहले तो ये आपको बताऊं कि जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ पर कभी पानी आया ही नहीं, और ये सियालकोट कैंट का इलाका है जहाँ पर सदर बाजार है, और इसमें इसकी तारीख ये है कि इधर कभी फ्लड का पानी नहीं आया। और आज यहाँ पे जो पानी है पूरे कैंट में पानी है, और उसकी वजह ये है कि नाला पलखू जो है, सियालकोट में 3 नाले हैं, एक पसरूर में है नाला डेक, और सियालकोट के एक राइट साइड पे है जिसको नाला एक कहा जाता है, मिड में जो है वो नाला जो है बेड है, और जो लेफ्ट साइड पे है उसको जो है वो कहा जाता है नाला पलखू। नाला पलखू जो है, नाला पलखू में तमाम तीनों नाले जो है वो तो बिफर चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये जो पानी है ये नाला पलखू का है। थोड़ा सा शहर के अगर अंदर चले जाएं तो वहां पर नाला बेड का जो पानी है मॉडल टाउन के इलाके से वो बाहर आ चुका है, और वो वहां पे पानी है। और नाला एक का जो पानी है वो उरा चौक के इलाके से जो है वो बाहर आ चुका है। यानी तीनों नालों ने अब पूरे शहर को जो है वो बिल्कुल घेर कर रखा हुआ है, और लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे। इसके साथ साथ जो मैं बात बताऊं कि ये इन नालों के अंदर जो पानी की कैपेसिटी जो पहले हुआ करती थी पानी जखीरा करने की, अब वो नहीं है। यहां से थोड़ा सा पानी जो अगर आता है तो आगे से नाला इतना तंग हो चुका है, जो कब्जा माफिया है और यहां पर बासर जो लोग हैं उन्होंने नाले को इतना सुकेड़ कर रख दिया हुआ है कि अब जो पानी पीछे से ज्यादा आता है वो पानी आगे उतना फ्लो नहीं बनता और बाहर आ जाता है। नाले बिफरने की वजह से ये सारा काम है। हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं वो बनाई गई हैं और मन मर्जी के लोगों को एनओसीज जो हैं वो जारी किए गए हैं। और सियालकोट में जो दरियाए चिनाब ने जो ज्यादा तबाही फैलाई है, दरियाए चिनाब की मैं अगर बात करूं तो दरियाए चिनाब का 3 जगहों से बंद टूटा गुज़श्ता रात को, कोठे पठाना से, लालेवाली से और रंगपुर खोखरा से। ये तीनों जगह ऐसी हैं जहां पर ड्रेजर मशीनें लगाकर रेत माफिया ने खोखला कर दिया हुआ था इस इलाके को, उस बंद को खोखला कर दिया हुआ था, और ऊपर से उसके ऊपर इतने खड्डे थे जिसको इंतजामिया का काम था, इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम था कि उन खड्डों को जो है फौरी तौर पर जो फिल करते और बंद को यकीनी बनाते कि मजबूत है। और पहले से लोगों की तरफ से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि यहाँ से बंद जो है वो टूटेगा, और वही हुआ, बंद टूटा। और संबड़याल का इलाका जो माजरा कला है वहां पर एक फैमिली के 5 अफराद समेत मियाँ बीवी, जिसमें बच्चे भी थे, और एक और जो इस गाँव का जो लड़का था जो लोगों की मदद कर रहा था, जो रेस्क्यू कर रहा था, 6 लोग जो है वो जो है डूब गए, जिनमें से 2 की डेड बॉडीज फिलहाल मिली हैं। इसी तरह नाला एक जहां से बाहर बिफरा है, डोगरावाला का एक इलाका है, वहां पर भी लोगों की मदद करते हुए जो 15-18 साल के जो 2 लड़के थे वो भी पानी की नजर हो गए, डूब गए। लोग अपनी मदद आपके साथ लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के पास वसाइल नहीं है। सियालकोट में जम्मू तवी का जो इलाका है, जिसमें बजवात का इलाका है, जम्मू तवी में भी उस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और वहां पे भी इलाका बजवात के गांव है, सादपुर के गांव है, वहां पर भी यही तबाही का आलम है और बड़े बुरे हालात हैं। और मैं ये बात बताता चलूं कि
रेस्क्यू के जितने एहलकार हैं या जिले पुलिस है इस वक्त जो अपने फराइज मनसबी सारे अंजाम दे रही है, जो लोगों को रेस्क्यू करने में अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ये इसको सिर्फ मैं कोशिश कहूंगा, चूंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो अपने घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए हैं। एक वीडियो मेरे पास ऐसी भी थोड़ी देर कबल आई थी जिसमें वो वीडियो में जो शख्स कह रहा था कि हम 10 लोग एक घर में फंसे हुए हैं, मकान की छत पे चढ़े हुए हैं और 2-3 घंटे से हम जो है मदद तलब कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे फोन किए लेकिन हमारी मदद को कोई नहीं पहुंचा। तो सूरत हाल हामिद साहब कंट्रोल में आ रही है, क्योंकि मैं अभी डीजी मेट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मैं उनकी तरफ भी जाता हूं, लेकिन मुझे एक चीज बता दें, इस वक्त सूरत हाल इंतजामिया के कंट्रोल में है, बेहतर हो रही है, या खुदा ना खासा 1-2 दिन में सूरत हाल के खराब होने का खदशा है? और भी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल मजीद खराब होने का खर्चा है और सियालकोट शहर में वासा है, वासा के 2-3-4 वाटर ब्राउजर क्या कर सकते हैं, या 3 जो अपने डी वाटिंग मशीनें जो बुलाई गई हैं, जो 2-3 मंगाए गए हैं, पीटर इंजन मंगाए गए हैं, गुजरांवाला से वो आए हैं, तो क्या इतने पूरे शहर के लिए क्या ये चीजें पूरी आ सकती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। अगर देखा जाए ओवरऑल के इंतजामिया की कोई बस की बात है या इंतजामिया इसका कोई क्रेडिट लेना चाहे तो कतई तौर पे ये बिल्कुल जो है मुझे तो बड़ी नागवार बात गुजरेगी, क्योंकि इंतजामिया इसमें क्रेडिट अगर लेना होता लेकिन तो आप ये बता रहे हैं कि जिस जगह पे आप खड़े हैं हामिद साहब, आप कह रहे हैं कि यहाँ की तारीख ये है कि यहाँ पर कभी पानी आया ही नहीं इससे पहले, ये पहली दफा यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, तनवीर शाह साहब आपका भी शुक्रिया, आप हमें कसूर की सूरत हाल, और आपने कहा 72 देहात इस वक्त मुतासर हो गए हैं, जो तबाह हो गए हैं, यानी ऑलरेडी उसमें पानी जा चुका है और बहुत सारे एट रिस्क हैं। मेरे साथ मोहम्मद मेहर साहिबजाद खान साहब मौजूद हैं, डीजी मेट हैं, और डॉक्टर हसन अब्बास साहब की तरफ भी मैं आऊँगा और मरियम साहिबा की तरफ भी। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि गुफ्तगू करूँ मेहमानों के साथ शुरू, अज़मा बुखारी साहबा ने जो कहा है वो कह रही है कि सियालकोट में 11 साल का बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है, रावी में 38 साल बाद इतना पानी आया। लेकिन एक बात एहसन इकबाल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग की है, वो कह रहे हैं कि पहले इंडिया ने वो जमा किया पानी रैलों की शक्ल में और फिर उसको जमा करने के बाद छोड़ा ताकि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो, यानी बाकायदा इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। महर साहबजाद खान साहब, एक तो ये बता दीजिए कि वाकई बारिशें ज्यादा हो जाने की वजह से ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, या इंडिया इसका जिम्मेदार है, या कुछ हमारे मिसमैनेजमेंट भी है जैसे हमारे रिपोर्टर्स बता रहे थे? लेकिन ये भी होता है कि बाज़ बात कोई प्लानिंग करके पानी जमा किया जाता है। देखें, बारिशें तो वाकई ज्यादा हुई थी, हमारे जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं, चाहे वो दरियाए चनाब के थे, चाहे वो रावी के हैं, चाहे वो सतलज और ब्यास के हैं, बारिशें तो ज्यादा थी। लेकिन देखें, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, हसन इकबाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे। देखें, पानी तो साथ साथ भी रिलीज किया जा सकता है, पता भी है, ये उनको इंडियन मेट डिपार्टमेंट भी बताता रहता है कि जी जब पीछे स्पेल आने वाले हैं तो फिर देख लिया जाता है कि जी उनसे पानी जमा कर दिया जाए। तो ये पानी जमा करके एकदम छोड़ना, ये तो एक साजिश तो लगती है कि जी दुश्मन ने अब कोई मौका जाने नहीं दिया कि जी अब देखें दरिया चनाब में 11 लाख का रेला तकरीबन जा रहा है इस वक्त, खानकी और कादराबाद से गुजर रहा है, और ये हिस्टोरिकली हाई, यानी आप कह लें कि जी हाई फ्लड जा रहा है, यानी एक्सेप्शनल हाई फ्लड। तो नुकसानात तो आप देखें ना कितने कर दिए नुकसान। अब ये वाकई बात हसन इकबाल साहब की ठीक है कि जो है, और पहले भी इंडिया ने ऐसा कई दफा किया है कि जी चनाब में एकदम बहुत ज्यादा पानी छोड़ देना और फिर आगे जो नुकसानात होते हैं चाहे पंजाब में, और अब ये देखें ये पानी अब दरियाए सिंध का आखिर कोटरी बराज से नीचे तक जाएगा और ये बहुत बड़ा रेला बन के जाएगा। तो मार साहब, आप बारिशों की पेशगोई तो की हुई थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अभी रावी की जो सूरत हाल है देखें वो तो उनके डैम भर गए थे। इसमें डॉक्टर साहब आपके ख्याल में ये क्या हुआ है, यानी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि इतना ज्यादा सैलाब आ जाएगा और सियालकोट में और फिर वहां पर जहां पर पहले कभी नहीं आया? देखिए, ये तो चीज़ इन्वेस्टिगेट करने वाली है कि जो सियालकोट का ओरिजिनल ड्रेनेज कुदरत ने बनाया था, यानी वो जो नाले, जिन 3 नालों का जिक्र हुआ, उन 3 नालों की कैपेसिटी डाउन स्ट्रीम सियालकोट कैंट से उसके बीच में क्या क्या खलल अंदाजी हुई। जिस तरह वो खुद बता रहे थे आपके जो रिपोर्टर हैं, तंग हो गए नाले, तंग हो गए, तो जाहिर है जब वो तंग हो गए तो पानी किधर जाएगा? बैक वाटर कर्व है वो आपके कैंट में जाएगी जो पहले नहीं जाती थी। आपने उसका मुंह आगे से बंद कर दिया, इससे पहले उसका मुंह बंद नहीं था। अब वो कहते हैं 38 साल बाद, अगर 38 साल बाद वो आया तो आप देखिए 38 साल में पीछे क्या हुआ है, 38 साल पहले वो कितना खुला था और कितना बंद था।
तो ये तो देखिए, ये 38 साल में तो लाहौर में भी शादरा के पास और रावी के किनारे पर सोसाइटियां आबाद हो गई हैं। ऐसा ही है ना। और देखिए, हमें तो बहुत अंधेरे में रखा गया, हमें जो है वो गलत किस्म की रिपोर्टें लिखवा के सरकारी इदारों से गलत किस्म की इन्वेस्टमेंट कराई गई। अगर आपको याद हो तो इन्होंने क्या कहा था, हमारे उस वक्त 2018 के प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में कहा था कि 2025 में तो पानी ख़त्म हो जाएगा। अब ये वो 2025 है जिसकी प्रिडिक्शन हुई थी। कौन थे वो एक्सपर्ट जिन्होंने आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े बड़े डैम्स बनाने के ऊपर करवा दी, जबकि वो इन्वेस्टमेंट फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर, क्लाइमेट कंपैटिबल डिज़ाइंस के ऊपर और लोगों की सेफ्टी के ऊपर होनी चाहिए थी। वो उसके ऊपर वो डैम खड़े हो रहे हैं और वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके ऊपर खर्च हो गए हैं पिछले 7 साल में, और निकला क्या है, उससे लोग मर रहे हैं। जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उस जगह पे नहीं। मगर इस वक्त तो एक बहस ये हो रही है ना कि देखें पानी ज्यादा आया हुआ है, अगर डैम होते तो हम इस पानी को संभाल सकते थे, नहीं संभाल सकते सर्दियों में जब हमारे पास नहीं संभाल सकते थे। संभालना होता तो इंडिया वाले ना संभाल लेते, उन्होंने इतने डैम बनाए हुए हैं, उधर से पानी निकल के इधर क्यों आ रहा है? डैम बड़ा छोटा सा होता है। ये जब इस तरह के डिल्यूज आते हैं ना, ये डैम बहुत छोटी चीज होती है उसके आगे। आप देखें 1988 में पोंग डैम से इन्होंने पानी छोड़ा था और उससे आपके सतलुज में बहुत ज़्यादा पानी आया था। इंडिया में भी हज़ारों लोग मरे थे और सतलुज में भी, पाकिस्तान में भी तबाही मची थी। फिर 1992 में पाकिस्तान में सतलुज और चनाब और जेल में सैलाब आया था। उस वक्त क्या हुआ था कि मंगला डैम भरा हुआ था, जब पीछे अचानक बारिश हुई, रेला आया, तो आपने स्ट्रक्चर को बचाने के लिए अचानक गेट खोलने पड़े आपको। अगर आप ना खोलते तो आपका मंगला डैम जो है वो खतरे में था, वो खोले। और आपको याद होगा कि 1992 के फ्लड्स में हमारी कोई 1000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। तो ये देखिए, ये जो आपके स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारे बनाए हुए हैं अमेरिका वालों के, ठीक है। ये आपका जो ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन है, जिसने दुनिया में और बहुत सारे डैम बनाए हैं, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ये इंडिया के भी डैम्स बनवाए थे, हमारे भी डैम्स बनवाए थे। इनके डैम मैनुअल्स होते हैं। इन्होंने अपनी जो डैम मैनुअल लिखा होता है, उसके बीच में ये लिखा जाता है कि डैम के स्ट्रक्चर को बचाना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, लोगों की जान बचाना सेकंड प्रायोरिटी है। अच्छा जी, कुछ इसी तरह से डैम मैनुअल लिखे जाते हैं। और जो डैम का मैनेजर है, वो डैम मैनुअल को एज ए बाइबल फॉलो करता है, वो उससे कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। सही है, वो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। अभी भी बेराजिस को बचाने के लिए और अभी भी हेड्स को बचाने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। और ये आपकी वाटर पॉलिसी में भी लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल में पैरा 20 है कि कौन सा है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर की सेफ्टी इज फॉरमोस्ट, जो कि आपके आर्टिकल 9 से ये सही है या गलत है, ये भी एक डिबेटर है। मगर मैं मरियम साहबा, आप क्या इस बात से इत्तेफाक करती हैं, क्योंकि अब ये एक डिबेट हो रही है कि हमें अपने डैम्स बनाने चाहिए थे, जो कि जिस पर कौम का इत्तेफाक अक्सर नहीं हो पाता। डैम्स हों तो हम इस तरह ज्यादा आने वाले पानी को स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर साहब अगरचे एक मुख्तलिफ राय रखते हैं, मगर आपके ख्याल में ये जो सैलाब इस सूरत में आया है इतनी बड़ी अचानक से, और सारे डैम और सारे बैराजेस भर गए हैं, उनको स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए हमें बंद तोड़ने पड़ रहे हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? जी देखिए, जो दुनिया में बाकी कुछ मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो डैम्स बनाए हैं, और पाकिस्तान की भी हिस्ट्री आप उठा के देखें तो कोई ख़ास हमें फ़ायदा हुआ नहीं है। आप देखें कि अभी जो हमारे प्रीवियस डैम्स हैं, मंगला तरबेला डैम वगैरह, इनकी आप देखें कि कैपेसिटी जो है वो वक्त के साथ साथ रिड्यूस हुई। हमारे पास क्लीनिंग के कोई मैकेनिज्म थे, उसमें सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन के थ्रू उनकी कैपेसिटी रिजर्वायर्स की ऑलरेडी जो है वो कम होगी। और वैसे भी अगर आपके पास डैम्स हों भी, तो जो पानी को स्टोर करने की हमारी कैपेसिटी है वो सिर्फ 30 दिन की है, यानी कि 1 महीने की। तो 1 महीने के लिए आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके आप माहौल के लिए और कम्युनिटीज के लिए सिर्फ तबाहियां ही करेंगे, क्योंकि आप डैम बनाते हो तो आप पानी को डाइवर्ट कर रहे होते हैं या दरियाओं के ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप पानी का जो नेचुरल पाथ है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो डैम्स के फेवर में नहीं हूँ, अलबत्ता मैं मिनी डैम्स के फेवर में हूँ, मैं वेटलैंड्स के फेवर में हूँ। वेटलैंड्स आपकी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और कंटेन करके रखती हैं। कम्युनिटी में रेन हार्वेस्टिंग के फेवर में हूँ, आप उनको ट्रेन करें, वो रेन हार्वेस्टिंग करें और थोड़ी क्लीनिंग के बाद पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। इसके अलावा दुनिया में आप देखें कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जिनमें दरख्त सबसे अफादियत उनकी होती है कि आप मकामी दरख्त अगर लगाते हैं तो उनकी जड़ें भी आपका पानी अब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के भी काफ़ी गवर्नमेंट के प्लान से, आई एम नॉट श्योर कि वो किस स्केल पर जो है वो उन पर इम्प्लीमेंटेशन हुई उन प्रोग्राम की, लेकिन ये है कि इस तरह की ये जो बाकी आपके तरीके हैं उसमें आप जो है वो डेफिनेटली काम कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम आप फ्लडिंग में ये भी देखते हैं कि अगर पानी को स्टोर करने की हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। आप देखें कि इस पर
जितना भी आपका सैलाब का पानी है वो बहुत गंदा है, उसमें आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आपका डोमेस्टिक वेस्ट है, इवन हॉस्पिटल वेस्ट भी आपका शामिल है, जो कि बहुत बीमारियों का सबब बनेगा अगर आप इसको स्टोर करके पानी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी पानी अगर इस वक्त स्टोर भी हो रहा है फॉर सम रीजन, कुछ अगर कैपेसिटी हमारे डैम्स में मौजूद है, तो उनको क्लीन करने पे काफ़ी ज़्यादा काम होना चाहिए और उस पर काफ़ी तवज्जो देने की इस वक्त मरियम साहबा जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पंजाब में है, इसका इंडिया जिम्मेदार है? जी देखिए, ये बहुत ही मैं आई ट्राई टू स्टे एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, बट आप देखें कि जो इस वक्त बारिशें हुई हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें कैपेसिटी से नहीं हुई हैं बल्कि इंडिया में भी हुई हैं। हाँ। और सिंतास माहिदा के तहत उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था पानी खोलने से पहले। तो ये गवर्नमेंट की मुझे लगता है कि थोड़ी नेग्लिजेंस भी है कि आप जो है वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है वो पड़ोसी मुल्क के ऊपर ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म भी किया है। अगर इन्फॉर्म ना करते तो डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन एक चीज जो अभी मैं एहसन इकबाल साहब के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एक हथियार के तौर पर इंडिया इस्तेमाल कर रहा है दानिस्ता तौर पे ताकि पाकिस्तान में नुकसान हो। इस पर मैं मरियम साहब आपकी राय जानना चाहूंगा, मगर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमजा मलिक साहब भी मौजूद हैं, नारोवाल से हमारे नुमाइंदे हैं। अभी मैं एहसन इकबाल साहब की बात कर रहा था। एहसन इकबाल साहब ज़ाहिर उनका ताल्लुक नारोवाल से है और शकरगढ़ में भी और नारोवाल में इस वक्त काफ़ी तबाही हुई है। तो हमजा मलिक से पहले जान लेते हैं, फिर हम बाकी चीज़ों पर आते हैं। हमजा मलिक साहब, क्या सूरत हाल है नारोवाल में इस वक्त? जी सर, इस वक्त आज जो है वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने खुद अपनी निगरानी में सैलाब के इलाकों में ऑपरेशन करवाया है। ठीक है, इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, दरियाए रावी में 1,91,000 क्यूसेक का रेला जो है यहाँ से गुजर रहा है। अच्छा, कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए हैं? सियालकोट शकरगढ़ हमने सुना है काफी मुतासिर है, नारोवाल के कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं? सर नारोवाल में कटे की मोड़ है, अलियाबाद है, क्यामपुर है, फसीपुर है, कोटली बाजवा है, यतीमवाल है, कलासगढ़ है, जसर का मुकाम है। अच्छा। ये नारोवाल के इलाके जितने भी हैं, इर्द गिर्द के देहात दिए जेरे सैलाब की वजह से जेरे आब आए हैं सर। अच्छा, और शकरगढ़ में क्या हालात हैं? शकरगढ़ में तो सर जो सा कोट नैना के मुकाम से जहाँ रावी दाखिल होता है वहाँ तो तकरीबन काफी ज्यादा इर्द गिर्द के देहात जो है ना वो भी जेरे आब आए हैं। अच्छा, कोट नैना में। और रेस्क्यू ऑपरेशन की सूरत हाल क्या है? क्या वहां पर इमदादी टीमें काम कर रही हैं? रेस्क्यू की टीमें बहुत काम कर रही हैं, स्टिल कंटिन्यू। कल से लगातार तकरीबन जो है रेस्क्यू की टीमें जो है काम कर रही हैं और यहाँ तकरीबन जो है तकरीबन दिए गए हैं, जो 10 नारोवाल में किए गए हैं, 15 शकरगढ़ में किए गए हैं, 7 जफरवाल में किए गए हैं। तो जिन इलाकों में जो रिहायशी इलाके मुतासिर हुए हैं सैलाब से, वहां से क्या पहले से इनखला हो गया था, लोगों को निकाल लिया गया था पहले से, सैलाब आने से पहले? नहीं, सैलाब आने से पहले निकल गया, लेकिन उनकी इंतजामिया की तरफ से अलानात किए गए थे। शकरगढ़ के एरिया में भी, जफरवाल के एरिया में भी अलानात किए गए थे। कुछ लोग पहले उनको रेस्क्यू कर लिया गया था पहले ही, तो उनको महफूज मकाम तक कुछ नकल मकानी कर गए थे, लेकिन कुछ जो से लोग हैं वो अंदर ही थे, अपने घरों में मशहूर होकर रह गए थे। अच्छा, इंसानी जानों के ज़िया की कोई इतला तो नहीं है इन इलाकों में? नहीं, जानों के नहीं है, लेकिन ये नारोवाल तो जो रेलवे ट्रैक है ना, हाँ, वहां भी तकरीबन 2-2 फुट पानी आ गया हुआ है ट्रैक पे भी। अच्छा, सही है। और ये जो देहात हैं जहां पर पानी जमा हुआ है, या ये जो ज़राई इलाके हैं, खेत वगैरह हैं, यहां पर कितना पानी है? यहाँ तकरीबन जो है सर अभी जो है हमारा हुआ था क्यामपुर अलियाबाद की तरफ, तो यहाँ तकरीबन 5 से 6 फुट पानी था। तो नारोवाल शकरगढ़ जो है उस पर भी तकरीबन 3-3, 4-4 फुट पानी रोड के ऊपर आ गया हुआ था, जसर के मुकाम पे। अच्छा, और अभी भी मौजूद है? अभी कम हो गया है, लेकिन अभी नारोवाल और शकरगढ़ की कम्युनिकेशन, पानी में कोई कमी आई है। नारोवाल और शकरगढ़ की कम्युनिकेशन खत्म है इस वक्त, यानी जमीनी रास्ता नहीं है? जमीनी रास्ता है सर, अभी बहाल हो गया। अब बहाल हो गया? जी, ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक चीज़ मुझे मरियम साहबा, जो मैं पहले अभी एहसन इकबाल साहब को सुनवा के गया, आप उससे मुत्तफिक हैं कि ये एक साजिश के तहत सैलाब पाकिस्तान में लाया गया भारत की तरफ से?
जी देखिए, ये तो शायद अगर भारत जो है वो अपना डेटा शेयर करे एग्जैक्टली हमारे साथ, तो मैं शायद उस पर बेटर कमेंट कर सकूं कि ये इंटेंशनली नुकसान पहुंचाने के लिए किया है या नहीं। लेकिन बहरहाल मैं तो इस आर्ग्यूमेंट पर बिलीव करती हूँ कि सिंतास मायदे के तहत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें इन्फॉर्म करना, और उन्होंने हमें टाइमली इन्फॉर्म किया। मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात कुछ लाइन्स हमारी ब्लर हो जाती हैं पॉलिटिशियंस की, जहाँ पर उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स आते हैं और पॉलिटिक्स की। आप देखेंगे स्मॉग के इशू को भी टैकल करते वक्त इसी किस्म के पॉलिटिकल किस्म के स्टेटमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं कि स्मॉग जी भारत की तरफ से सिर्फ आ रहा है, विच इज़ ट्रू। भारत की वजह से भी आपके स्मॉग इशू भी आता है, फ्लडिंग भी आपकी, पानी ऑफ कोर्स जो अपर रिवर्स हैं उनके पास कंट्रोल है सिंतास मायदे के तहत, तो वो अपने कन्वीनियंस के मुताबिक खोलेंगे। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने इस वक्त इन्फॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर पाकिस्तान में बारिशें जो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा हुई हैं, इंडिया बिल्कुल हमारे साथ नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। और कोई भी मुल्क जो है वो अपने, मैं यहाँ पे इंडिया को डिफेंड तो नहीं करी, लेकिन न्यूट्रली अगर आप देखें तो कोई भी मुल्क अपने इलाके को जो है वो फ्लड नहीं करेगा, बल्कि कोशिश करेगा कि अपने मुल्क को बचाए और जो जिस भी तरफ पानी का रास्ता है उसकी तरफ करें। बहरहाल ना सिर्फ ये भारत की तरफ से आपके सिंध में पानी आता है, बल्कि मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि जो ग्लेशियर हमारे नॉर्थ में बहुत तेज़ी के साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहे हैं और उसकी वजह से 33 झीलें आपकी बनी हुई हैं, उनके बर्स्ट करने की वजह से भी आपको जो है वो यहाँ पर सिंध में जो है वो 60% पानी जो दरिया सिंध में आपका ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से भी आता है, तो ये पानी भी आपका इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो इस वजह से आपके कुछ तो आपकी बारिशें भी फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा उसमें आपका पानी दरिया सिंध में आ चुका है। तो ये 3 मेजर सोर्सेज हैं इस वक्त आपके दरिया सिंध में पानी के, जो आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी वजह से कैपेसिटी से बढ़ के जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को काफ़ी लेवल पे मिल रहे हैं। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी इंतज़ामिया एटलीस्ट टाइमली जो है वो लोगों को इवैक्यूएट करने में मददगार साबित हो रही है। जितनी उनकी कैपेसिटी है उसमें रह के वो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा कि ज़रा साहिबजाद खान साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे ज़रा आइंदा 2-4 दिन में क्या होने जा रहा है ज़रा सूरत हाल जान लें। महर साहब, क्या बारिशें मज़ीद मुतवक्के हैं? क्या इससे ज़्यादा सूरत हाल खराब हो सकती है जो जिसका आज हम सामना कर रहे हैं? देखें, बारिशों की तो आज भी हमने 29 तारीख से दोबारा 8-9 स्पेल की फोरकास्ट दे दी है कि जी वो मुख्तलिफ इलाकों को हमारे इफेक्ट करेगा। लेकिन अब देखें, सबसे ज्यादा खतरा पहले भी हम आपको बता चुके थे कि जी चनाब में था, रावी में था। रावी में तो खैर अभी भी खतरा रहेगा क्योंकि उनका डैम पीछे भर चुका है, 3 डैम, और वो वक्तन फवक्तन उसमें से अगर कोई बारिश ज्यादा स्पेल आता है तो पानी छोड़ते रहेंगे। इसी तरह यही सूरत हाल आपकी वो जो है सतलुज की भी रहेगी। लेकिन चनाब में अब बारिश का पानी आएगा, लेकिन अभी स्टोरेज उनके पास नहीं होगी, वो स्टोरेज दोबारा करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने ये एक बहुत बड़ा वो किया है कि जी जितना पानी वो था वो सारे डैमों का पानी जो मुझे तो लगता है उन्होंने छोड़ दिया है। और आप देख रहे हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान में या चनाब से जो तबाही हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, यानी डिस्ट्रिक्ट गुजरात या फिर आगे मंडी बहुत दिन, और अभी ये चिन्योट को हिट कर रहा है, और कल तक ये जंग तक पहुंच जाएगा और ये आगे एक बहुत बड़ा रेला बन के जाएगा और ये इंडस को भी इफेक्ट करता चला जाएगा। गुद्दू के नजदीक, गुद्दू से नीचे भी ये जाएगा। तो ये अब क्योंकि सारे दरियाओं का पानी मिलता जाएगा तो ये एक्सेप्शनल हाई फ्लड ही रहेगा, क्योंकि इंडस में भी पानी आप तरबेला से भी आ रहा है कुछ ना कुछ, और फिर ये जब मिलते जाएंगे पांचनद पे और मुख्तलिफ जगहों पे तो ये एक बहुत बड़ा रेला ही रहेगा और ये तबाही का बायस ही बनता जाएगा। खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कि सब महफूज रहें। लेकिन इसमें जैसा हम भारत की बात कर रहे थे तो हम खुद इसमें कितना जिम्मेदार हैं, इस पर अता तारड़ साहब ने आज ये बताया है। वो कहते हैं कि रावी के इलाके में जो तामीरात हुई हैं, बल्कि रावी के रकबे में जो तामीरात हुई हैं, रावी के बेड में जो तामीरात हुई हैं और सोसाइटियाँ बन गई हैं, वो हमारा अपना किया धरा है जिससे इंसानी जानें रिस्क में आई हैं। सुनिए अता तारड़ साहब ने क्या कहा है। जो रिवर बेड्स के इर्द गिर्द लोग आबादियां कायम करते हैं उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी की गई है कि वो इंश्योर करें कि जो दरियाई इलाका है उसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो आइंदा से ना हो। कादराबाद का जो एरिया है वहां से बिनखला अगले चंद घंटों में जो है वो नागुज़ीर है और वो बहुत जरूरी है। उसमें मैं चेयरमैन एनडीएमए को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जॉइंट एफर्ट्स जारी हैं और पीडीएमए को मुकम्मल सपोर्ट भी दी जा रही है, पेश की इतला भी दी जा रही है, और ओवरऑल इस डिजास्टर को डील करने के लिए जो नेशनल रिस्पॉन्स है वो मुकम्मल तौर पर फाल तरीके से दिया जा रहा है।
अच्छा डॉक्टर हसन साहब, अब एक तो इसमें ये कि हम कितना जिम्मेदार हैं। अब तार साहब कह रहे हैं कि अब हिदायत कर दी गई हैं कि मजीद तामीरात ना हो, तो जो पहले तामीरात हुई हैं वो किसने होने दी हैं? जाहिर है एक हुकूमत को मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन सारी हुकूमतें जिम्मेदार होती हैं। कैसे कहा जाता है कि पानी अपनी जगह पर 100 साल बाद भी वापस आए तो वो आता है, वो अपनी जगह अपना रकबा वापस लेता है, उसके रास्ते में आबी गुजरगाह में कभी तामीरात नहीं करना चाहिए। और ये हमने देखा है बेशुमार जगहों पर, यानी अभी 2022 में जो सैलाब आया था, मैंने पूरा राजनपुर से लेकर और चमन तक देखा, और लोगों ने दरियाओं के रास्तों में घर बनाए हुए थे और मलिया मेट हो गए। देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात हुई है। अभी वो जिक्र कर रहे थे सियालकोट में संबड़ियाल में सैलाब आया हुआ है, और फिर वो कैंटोनमेंट की भी बात कर रहे थे। मेरे जहन में एक नई चीज़ आई है। मेरा गांव जो है संबड़ियाल के दूसरी तरफ गुजरात में है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। वहाँ से एक रोड बनी है जो कि जलालपुर जटा को सियालकोट के एयरपोर्ट से मिलाती है। चिनाब के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। वो ब्रिज जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो दरिया में आधा जो है ना वो बंद बनाया गया है और आधे पे ब्रिज बनाया गया है। अब वो जो दरिया उन्होंने आधा बंद किया है वो रोड बनाने के लिए, उसने दरिया की कैपेसिटी को आधा कर दिया, और उससे जो दरिया की, अब ये देखना पड़ेगा हमें, उससे जो टेक्निकली दरिया की अपस्ट्रीम वेव बनी है उसकी वजह से पानी दरिया से निकला है। हाँ। और ये जितने इलाके जो अपस्ट्रीम आते हैं संबड़ियाल से, वो सारे जो हैं इस वक्त, जो मैं न्यूज़ में सुन रहा हूँ कि वो सारे इस वक्त फ्लडेड हैं, और ऐसा फ्लड है जो पहले नहीं आया। हाँ। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आधे दरिया को तो आपने बंद बना के दरिया के बीच में बंद कर दिया, और आधे पे आपने पुल बना दिया। तो इस किस्म की जब इंजीनियरिंग की जाती है, इस किस्म के प्लान्स अप्रूव किए जाते हैं, तो फिर इस किस्म के डिजास्टर्स जो हैं वो एग्रीवेट होते हैं। बल्कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि दरिया के तजावुज का बुरा मानने वाले, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है तेरे पास। तो दरिया के रकबे में पहले हम बना लेते हैं आबादियां, सोसाइटियां, और फिर बुरा मानते हैं कि ये सैलाब आ गया, फिर देखें किसी ने मदद नहीं की। तो ये तो फिर हुकूमत खुद क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो अप्रूवल देते हैं। और सेकेंडली ये कि देखिए जो 1992 में फ्लडिंग हुई थी पाकिस्तान में, वो उसकी डेट क्या थी? दैट वॉज आफ्टर मिड सितंबर। मेरे ख्याल में 17, 18 या 20 सितंबर के दरमियान की डेट्स थी जिनमें 1992 का फ्लड आया था। उस वक्त क्या हुआ, मॉनसून का तकरीबन एंड था, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था मॉनसून, और एंड पे एक बहुत बड़ा डेल्यूज आ गया। डैम आपके भरे हुए थे। अब आपने जाहिर है आपने मॉनसून में डैम भर लेने होते हैं, ये भी आपका डैम मैनुअल कहता है कि आपने डैम को भरना है, आपने मॉनसून के अंदर अंदर अपने डैम को भरना। अच्छा ये बताएं कि जब, हाँ, यानी मैनुअल क्या कहता है कि पहले आप डैम को भरेंगे उसके बाद इजाफी पानी को छोड़ेंगे। जी। तो फिर अभी डीजी मेट साहब जो कह रहे थे कि भारत ने ये गलत किया है कि उसको साथ साथ छोड़ना चाहिए था, तो क्या साथ साथ छोड़ना चाहिए था उसे? देखिए ये तो अब वो डैम मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि डैम मैनुअल बनाने वाले हैं अमरीकी। ये ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन के बने हुए डैम है, उनकी लिखे हुए मैनुअल में चेंजेस भी तो हुकूमतें कर ही सकती हैं। कौन सा वो अमेरिका क्या नहीं भाई बाबा, ये जो देखिए ये बड़े इसमें जो है ना टेक्निकल और लीगल इश्यूज आ जाते हैं। डैम मैनुअल सिर्फ वो चेंज कर सकता है जिसने डैम बनाया है। अच्छा, तो वो ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने अगर ये डैम बनाया है, अमेरिका के ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन, तो उन्हीं का इंजीनियर आके इसको इस पे रद्दोबदल कर सकते हैं। आपका इंजीनियर एट बेस्ट सजेशन दे सकता है। अच्छा जी, ये तो देखें ना, सीधी सी बात है कि हमारे पास तो वो एक्सपर्टीज नहीं है कि हम अकेले में डैम बनाए। जो उन मैन्युफैक्चरर्स, सीधी सी बात है, वो मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल है, आप उसको अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही है। ये मसाइल हैं हमारे। चलिए, हम सैलाबी सूरत हाल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो रेस्क्यू का काम है या इमदादी काम है वो भी हो रहे हैं। आज इस पर चेयरमैन एनडीए में जनरल इनाम हैदर मलिक साहब ने भी ब्रीफिंग दी है और इसकी डिटेल्स बताई हैं, और DGISPR ने खुद भी बताया कि कहाँ कहाँ पर कितनी डिप्लॉयमेंट है जवानों की। तो ये भी आपको ज़रा इसकी डिटेल्स भी बताते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले बता रहा था कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज चेयरमैन एनडीए में जनरल इनाम हैदर मलिक साहब ने डिटेल्स बताई हैं कि कहाँ कहाँ इस वक्त सूरत हाल क्या है आप, और फिर DGISPR ने तो डिप्लॉयमेंट बताई है कि कहाँ कहाँ पर इमदादी टीमें मौजूद हैं। मरियम शबीर साहिबा, इस वक्त जाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल है कि जो अब हमारे सर पर आन पड़ी है, और इस वक्त हम ये अगर बहस करें कि कौन इसका जिम्मेदार है, ये भी साथ साथ देखना पड़ेगा कि अब हमें करना क्या है। और फिर हम हर इंसिडेंट पे ये भी सोचते हैं कि आइंदा हमें ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपके ख्याल में ये रेस्क्यू का काम तो चले हो रहा है, जहाँ पर फसलें डूब गई, खेत तबाह हो गए, ये सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसी सूरत हाल को अवॉइड कैसे किया जा सकता है?
जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग और सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने ऑलरेडी बात की, मैं उसको दोबारा नहीं डिस्कस करूँगी, वो नीड ऑफ द आवर है। लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम हमें जो है मज़ीद इंप्रूव करने की ज़रूरत है, उस पर कम्युनिकेशन के काम करने की ज़रूरत है। सिटीजन साइंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सिटीजन्स को ट्रेन करते हैं, उनके पास सेल्यूलर सेलफोन भी उनको दे सकते हैं, अगर जो सैटेलाइट से चलते हैं, अगर नेटवर्क के इलाकों में काम नहीं करता तो वो लोकल लेवल पर लोग क्लाउड में जो है वो रियल टाइम डेटा जो है वो एंटर करते हैं, और जो हमारे रिस्पांस करने वाली एजेंसीज हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सकती है मुश्किल इलाकों के लिए कि किस इलाके में सैलाब है या कोई भी आफत आई है तो उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। हमें ज़्यादातर मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पर काम करने की ज़रूरत है। नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो आपके हैं जिसमें दरख्त का मैंने पहले भी जिक्र किया, उस पर जो है वो एग्रेसिव किस्म की एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स की ज़रूरत है। टिम्बर माफिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास इकनॉमिकली हमें काफ़ी मसले रहते हैं, तो हमें जो सस्ते सोल्यूशन हो सकते हैं उससे हमें फ़ायदा हो सकता है, वो दरख्त है, मकामी दरख्त। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें टेक्नोक्रेट्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है और उनकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के इशूज़ से इतने जो है वो वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं। तो चूँकि ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ये आते जाते रहते हैं टेन्योर से पहले या टेन्योर के बाद, तो इस वजह से सस्टेनेबिलिटी आपके प्रोजेक्ट्स की जो क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं उनकी उस तरह से नहीं होती है। इसके अलावा आप देखें कि दिस इज़ अ हाई टाइम कि जो हमारे कॉन्सुलेट्स पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट अब्रॉड हैं वो मुल्कों को इन्वॉल्व करें, उनको रियल टाइम जो है वो सिचुएशन बताएं कि हम किन जो क्लाइमेट टेररिज्म से गुजर रहे हैं, हमारे नुकसानात किस लेवल के हैं, और हमें रीबिल्ड करने के लिए कम्युनिटीज़ के लिए फंडिंग चाहिए। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तान के लिए कि इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो कैश करने की कोशिश करें, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर है हमें देने की कोशिश जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी करे। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स जो हैं वो मोबिलाइज हमें अपने मुल्क से करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमें स्कूल्स में निसाब की तब्दीली की ज़रूरत है। जैसे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसी तरह एनवायरनमेंट क्लास 1 से लेके किंडरगार्टन से स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में इवन स्टार्ट करना चाहिए कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को हम बेहतर कर सकते हैं, तभी आपको लॉन्ग टर्म चेंज आएगा। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि वाटरबोर्न डिजीजेज अभी आपकी इमर्ज हो रही हैं पाकिस्तान में गंदे पानी की वजह से सैलाब में, तो वो डेफिनेटली आपको उसमें वेस्ट शामिल है, इस वजह से हो रही है। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है, उससे पैसा जनरेट होता है, आप ईंधन उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। दुनिया में बहुत मिसालें हैं, चाइना हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, उसके साथ हम जो है उसके अंडर जो है वो हम टेक्नोलॉजी पे उनके साथ काम कर सकते हैं, उनसे ये लर्न कर सकते हैं कि वर्टिकल हाउसिंग की तरफ हम मूव करें, टेरेस और रूफ टॉप गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि आपकी बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्कुल सही। ये आपके ख्याल में कि ये तमाम रास्ते हैं हमारे पास जिसके लिए हम आइंदा चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ बिलाल सिकंदर साहब मौजूद हैं, चिन्योट में हैं गालिबन इस वक्त। बिलाल साहब, पहले तो ये बता दें आप कहाँ हैं एग्जैक्टली और क्या सूरत हाल है इस इलाके में इस वक्त? देखिए, मैं इस वक्त चिन्योट में मौजूद हूँ, दरिया चनाब के किनारे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर सिचुएशन जो है तकरीबन 2,90,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला जो है वो इस वक्त चिन्योट से गुज़र रहा है। और दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर 2014 में तकरीबन 7 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला जो है वो 2014 में गुज़रा था, और अब कहा जा रहा है कि शायद ये सैलाबी रैला जो है ये 2014 से भी बड़ा होगा। और अभी हैदराबाद पर तकरीबन 10 से 11 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला जो है वो वहाँ से आ गया है, जो कि तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन आगे अगले 12 घंटों तक वो सैलाबी रैला जो है वो चिन्योट पहुँच जाएगा। और इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी मिक़दार में पानी जो है वो यहाँ पर पहुँचता है तो उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 2014 में जब हुआ था तो यहाँ पर तकरीबन 40% तक जो आबादियाँ हैं, जो लोगों के मवेशी हैं, जो वो इसमें इफ़ेक्ट हुए थे, उनको प्रॉब्लम हुई थी। और अभी तकरीबन 2,90,000 का सैलाबी रैला जो गुज़र रहा है उसके बाद यहाँ पर आबादियों को खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 50 के करीब देहात जो हैं, जो मौज़ाजात हैं, उनको खाली करवा लिया गया है, और बाकी जो देहात इस दरियाई आबादी में आ रहे हैं उनको भी इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। शहरियों को, उनको माल मवेशी जो हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। इन केस अगर यहाँ पर इतनी बड़ी मिक़दार में क्वांटिटी में पानी यहाँ पर पहुँच जाता है तो इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि एक खासा शेख का एक बंद है उसको तोड़ दिया जाएगा ताकि वहाँ से पानी का अखराज हो, क्योंकि अगर यहाँ से 10 से 11 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे जो आबादियाँ हैं, जो रिहायशी
रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी दाखिल होने का बहुत ज़्यादा खदशा है, क्योंकि इस पानी को कंट्रोल करना इंतज़ामिया के बस की बात बिल्कुल नहीं होगी। तो उस बंद को तोड़ने के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ इंतज़ामिया ने मुकम्मल कर ली हैं और इंतज़ामिया का कहना है कि 1988 के बाद ये दूसरा बड़ा सैराबी रेला है जो यहाँ से चनियोट के मकाम से दरिया चनाब से गुजर रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हैं वो शहरियों पर असरअंदाज हो सकते हैं। और शहरी जो हैं यहाँ की जितने मौज़ाजात हैं वहाँ पर तकरीबन 3 के करीब ऐसे मौज़ाजात हैं जिनमें ऑलरेडी पानी दाखिल हो चुका है और वहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला गया है ताकि किसी किस्म की उनकी जानो माल को तो ये जो पानी दाखिल हुआ है ये कहीं से कोई बंद टूटा है या ओवरफ्लो हुआ है? ये जो आप बता रहे हैं बिलाल के कुछ इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, ये इलाके कौन से हैं और ये क्या ओवरफ्लो हो गया या फिर कोई बंद वगैरह टूटा है, क्या हुआ है? नहीं, ये बंद नहीं टूटा क्योंकि अक्सर औकात इतनी बड़ी अगर मैं आपको दरिया चनाब की थोड़ी सी बताऊं तो यहाँ पर आम रूटीन में 20 से 30 हज़ार क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से गुजरता है, लेकिन अब वो पानी चूँकि तकरीबन 3 लाख क्यूसिक को टच करने जा रहा है तो लोगों ने मोस्टली आबादियाँ जो हैं वो दरिया की ज़मीन के अंदर थी, वहाँ पर ज़रई रकबे भी थे, लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए थे और वहीं पर रह रहे थे। इसी तरह यहाँ पर एक मौज़ा सांबल है, अब उसमें पानी दाखिल हो गया है, इसके साथ मौजा जाते हैं वो देहातों में कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से है और उसके नुकसान अब ये हो रहे हैं कि लोगों की वहाँ पे हम पहले भी ये कर रहे थे। जी बिलाल साहब साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब हम यही बात अभी कर रहे थे कि यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि दरिया के बेड में देहात बन गए हुए थे और वहाँ पे फसलें काश्त हो गई हुई थी, तो इस तरह से हो रहा है। लेकिन हम आप जैसा कि आपने शुरू में भी बात की कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बचाने के लिए बंद तोड़ने की तैयारी की जा रही है यहाँ पर भी और आगे 18 हज़ारी जंग में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी इसी किस्म की तैयारी है। जी देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये तो जो उनके मैनुअल लिखे हुए उन्होंने उसके हिसाब से करना है। अब आप इसको छोड़ दें, आप देखें कि आपने फ्यूचर में क्या करना है और क्या चीज़ें थी जो अगर आपने की होती तो ये चीज़ें बच जाती। देखिए ये जो रिवर के साथ प्लेन्स होती है ना, इनमें जब बड़ा फ्लड आता है तो उसने फैलना ही फैलना है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और फिर अगर उसने 50 साल में एक दफ़ा फैलना है तो इसका मतलब 50 साल के लिए तो कुछ भी ना करें, ये भी गलत है। अच्छा। अब इसके लिए बाकी दुनिया क्या करती है? इसमें एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं डोनट डाइक। अच्छा, यानी डोनट ऐसा ना, आप देखें गोल सा होता है, वो सिर्फ आबादियाँ जो है ना वहाँ पे उनके इर्द गिर्द वो इस तरह से एक बंद बनाते हैं जो कि आबादी के इर्द गिर्द होता है। अच्छा, जिस वक्त सैलाब आता है तो एक आइलैंड बन जाता है। अच्छा, लेकिन आबादी जो है वो महफूज रहती है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो बंद भी टूट जाते हैं। देखिए हम बंद गलत बनाते हैं ना, हम दरिया के साथ साथ ऐसे खींच देते हैं बंद को, वो एक जगह से टूटता है फिर पूरे इलाके में फैलता है। वो तो दरिया उसमें को क्या भाग ले है? अच्छा, अब वो ये है कि दरिया को फैलने का मौका मिल गया, ये आबादी सेफ है, इसके इर्द गिर्द आपने बंद बनाया हुआ है। फिर छोटे छोटे जो आप करेंगे छोटे छोटे आइलैंड बना लें, वो छोटे छोटे आइलैंड आबादियां भी महफूज रहेंगी, कुछ भी नहीं करना, दरिया को जगह भी मिल जाएगी, दरिया को भी जगह मिल जाएगी। जब दरिया फैलेगा 10 साल में फैलता है, 20 साल में, 50 साल में, उसको फैलने दें। वो जब फैलेगा तो उस जगह को जरखेज करेगा, खुसूसन जो आपके ज़रई रकबे हैं, ठीक है, आप जरखेज होती है, एक फसल आपकी खराब होती है तो अगली 5 साल आपको बम्पर क्रॉप। बहुत अच्छा आइडिया आपने ये दिया, इस पर काम क्यों नहीं हो रहा मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अगर दुनिया इसको फॉलो कर रही है, ये तो एक ऐसा सोल्यूशन है जो प्रैक्टिकल है, जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, मरियम साहबा और बिलाल, आपका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।